इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जो चीज़ें सामने आई हैं उन्हें सुन के और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। 21 सितंबर 2024 कर्नाटका बेंगलुरु के एक शांत रेजिडेंशियल एरिया में सब लोग अपनी ज़िंदगी बड़े ही आराम से जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा जैसा कि चलता है। लेकिन तभी एक अजीब सी बदबू पूरे एरिया में फैलने लगी। शुरू में सबको लगा कि यह बदबू खुद ब खुद गायब हो जाएगी और इसीलिए सबने उसे इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे वो बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये स्मेल आ कहाँ से रही है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी और लोग डर और क्यूरियोसिटी के बीच झूल रहे थे, जिसके बाद वहां के लोग आसपास में देखने लगे कि आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है। बदबू की जगह तलाश करते करते लोगों का ध्यान एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के एक रूम पर जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी लोग उस कमरे के आसपास जा रहे थे उनका सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। अब लोग समझ चुके थे कि उस रूम में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन असली सच्चाई कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसके बाद बिल्डिंग के मालिक को तुरंत फ़ोन लगाया गया। जब मालिक वहां पहुंचा तो उसने महालक्ष्मी नाम की एक लेडी को कॉल लगाया जो कि उस कमरे में रहती थी। काफ़ी कॉल लगाने के बाद महालक्ष्मी ने कोई भी कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। जिसके बाद घर के मालिक ने महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन लगाया, जो कि घबराहट में वहां पहुंच जाती है। जब महालक्ष्मी की वहां पहुंची तो उस रूम का दरवाज़ा खुलवाया गया और जो दृश्य वहां खड़े लोगों ने देखा उन्हें वो जिंदगी भर याद रहने वाला था। दरवाज़ा खुलते ही सबकी निगाह एक ही जगह पर टिक गई। फर्श पर खून का दरिया बिछा हुआ था, दीवारों पर खून के धब्बे थे और इन सब के बीच में था एक फ्रिज जहां से ये खून बाहर आ रहा था। और जब उस फ्रिज के गेट को खोला गया तो उसमें महालक्ष्मी के 32 टुकड़ों में पड़े शरीर के हिस्सों को देखा गया। यह मंजर इतना डरावना था कि वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। जिसके बाद सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने होगा और क्यों। आखिर इतनी बेरहमी से कौन किसी को क्यों मारेगा। मैं जानता हूं कि आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है, किस वजह से उसने इतनी ब्रूटली महालक्ष्मी का मर्डर किया होगा। तो चलिए इस केस की सच्चाई जानने के लिए इस केस में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। नेपाल के टीकापुर इलाके के रहने वाले चरण सिंह और मीना राणा आज से करीब 35 साल पहले बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ उनके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटियां लक्ष्मी और महालक्ष्मी और 2 बेटे हुकुम सिंह और नरेश। महालक्ष्मी और लक्ष्मी 2 जुड़वा बहनें थी, एक ही चेहरा, एक ही परिवार, लेकिन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जब महालक्ष्मी बड़ी हुई तो उनकी शादी पास ही के इलाके नेलमंगला गांव में रहने वाले हेमंत दास से करवा दी गई। हेमंत दास की एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी और उन्हीं से उनका घर चलता था। और महालक्ष्मी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक ब्यूटी सेंटर में काम करने लग गई ताकि उनके हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प हो सके। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी खुशी दोगुनी तब हो गई जब उनकी एक बेटी हुई। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। रोज़ के झगड़े, रोज़ की लड़ाइयों से धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। और फिर एक पल ऐसा आया जब महालक्ष्मी ने अपने हस्बैंड हेमंत से अलग रहने का फैसला किया और वो उनका घर छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन महालक्ष्मी का अपनी माँ के घर वापस लौटना जिंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ एक और सफ़र की शुरुआत थी। जिसके बाद अक्टूबर 2023 में महालक्ष्मी ने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया और बेंगलुरु में एक 3 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के एक रूम में रहने लगी। अब वो यहाँ अकेली रहती थी, एक नई शुरुआत की तलाश में। लेकिन ये शुरुआत कितनी अंधेरी हो सकती है उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था।
वो रोज अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ भी हर 15-20 दिन में उनसे मिलने आया करती थी। जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन शायद ये कुछ आखिरी सुकून भरे पल थे एक बड़े तूफान से पहले। 20 सितंबर 2024, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों के बीच में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गई कि लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग के उस रूम तक पहुंच गए जहां महालक्ष्मी रहा करती थी। और गेट खुलवाने के बाद जो उनके सामने मंजर था वो इतना डरावना था कि उनके होश उड़ गए। महालक्ष्मी की बॉडी टुकड़ों में बटी हुई थी और चारों ओर सिर्फ खून ही खून। जिसके तुरंत बाद पुलिस को बुलाया गया और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उन्होंने तुरंत महालक्ष्मी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। ऐसा नज़ारा देखकर सबको एक बात तो समझ आ गई थी कि ये काम किसी भी आम इंसान का नहीं है। ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसे जीने मरने की फिक्र नहीं है, या फिर किसी ऐसे हैवान का जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया हो। पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत से सवाल किए, जिसमें हेमंत ने इल्ज़ाम लगाया कि महालक्ष्मी का अफेयर उसी के साथ काम कर रहे अशरफ नाम के लड़के के साथ चल रहा था। हेमंत ने बताया कि अक्सर अशरफ उसे लेने और घर छोड़ने आया करता था। हेमंत ने कहा कि शायद उसी ने महालक्ष्मी को मार दिया होगा। जिसके तुरंत बाद पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ अशरफ भी कातिल नहीं है, क्योंकि जब महालक्ष्मी का मर्डर हुआ तो अशरफ की लोकेशन कहीं और थी और घर वालों ने भी इस बात से एग्री किया है कि मर्डर के टाइम पर अशरफ हमारे सामने ही था, वो घर से बाहर नहीं निकला। इसी बीच महालक्ष्मी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि महालक्ष्मी की मौत 19 दिन पहले ही हो चुकी है और उनका कत्ल बहुत ही दरिंदगी से किया गया है। ये सुनते ही पुलिस और भी ज़्यादा सख्त हो गई, लेकिन अब 5 दिन बीत चुके थे और पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। जिसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स चेक करवाई, जिसमें उन्हें पता चलता है कि महालक्ष्मी के फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। उसके बाद से ना तो महालक्ष्मी ने किसी को कॉल किया और ना ही उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश की। उसका फ़ोन उसी के कमरे में स्विच ऑफ पड़ा मिला। बाद पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि शायद 2 सितंबर के आसपास ही उसे मारा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि महालक्ष्मी की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बात महालक्ष्मी से आखिरी बार 2 सितंबर को ही हुई थी। तब उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो अपने पति हेमंत से मिलने वाली है। जिसके बाद पुलिस को एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लू मिला। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत दास के खिलाफ मारपीट की एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या यही इस मर्डर की वजह हो सकती है। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें पता चलता है कि 2 सितंबर की रात को महालक्ष्मी के घर के आसपास 2 लोगों को देखा गया, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जिसके बाद पुलिस उन दोनों की जांच में जुट जाती है। इस बीच पुलिस ने एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने असली कातिल का पता लगा लिया है, लेकिन अभी वो उसकी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे ताकि वो बचकर भाग न सके। पुलिस ने सब कुछ तैयार कर लिया था असली कातिल को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो गया। इसने मुक्ति रंजन का नाम सस्पेक्ट के तौर पर रिवील किया, जो कि महालक्ष्मी का मैनेजर था। पुलिस ने उसके पीछे ओडिशा तक सफ़र किया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक खौफनाक खबर मिली। पता चलता है कि मुक्ति रंजन ने खुद को पेड़ से फांसी लगाकर मार डाला है। पुलिस की एक और राह बंद हो गई थी, लेकिन मुक्ति रंजन अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गया था, जिस सुसाइड नोट ने पुलिस वालों के सामने एक नई कहानी रख दी। नोट में लिखा था कि मुक्ति रंजन का महालक्ष्मी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने महालक्ष्मी के सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को अब तक वो हथियार नहीं मिला जिससे महालक्ष्मी को मारा गया था, लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने
मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय से पूछताछ की, तब सच्चाई का वो हिस्सा सामने आया जिसे सुन के सबके होश उड़ गए। स्मृति ने ऐसे राज खोले जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। स्मृति ने बताया कि एक ऐसी रात जिसमें प्यार, जुनून और बदले का संग्राम था। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी का मैनेजर था, लेकिन उनका एक पर्सनल रिश्ता भी था। वो महालक्ष्मी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी तरफ से वो सब कुछ करता था जिससे कि वो महालक्ष्मी को खुशी दे सके। महंगी महंगी चीज़ें देना और वो हर चीज़ देना जो महालक्ष्मी चाहती थी। लेकिन उस प्यार में एक जुनून भी था जो कि उस रात को फूट पड़ा। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था। वो ये बात महालक्ष्मी को कई बार कह भी चुका था, लेकिन महालक्ष्मी हर बार कोई बहाना बना देती थी, जिसके बाद मुक्ति रंजन की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक दिन जब महालक्ष्मी का मोबाइल मुक्ति रंजन के हाथ लगा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसका प्यार गुस्से में तब्दील हो गया। फ़ोन के अंदर महालक्ष्मी की कुछ तस्वीरें और लड़कों के साथ थी और ये तस्वीरें किसी भी शक को दौर कर गई। अब मुक्ति रंजन को समझ आ गया कि महालक्ष्मी उससे क्यों शादी नहीं कर रही थी। उसका प्यार सिर्फ धोखा था। ये सच जानकर मुक्ति रंजन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिसके बाद 2 सितंबर की रात को मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर आया और उनके बीच जुबानी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई तक पहुंच गई और मुक्ति रंजन का गुस्सा उसकी सोच पर हावी हो चुका था। जिसके बाद उसने एक भारी चीज़ उठाई और महालक्ष्मी के सर पर दे मारी, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात भर मुक्ति रंजन उस लाश के साथ अकेले कमरे में बैठा रहा और ये सोचता रहा कि अब महालक्ष्मी की बॉडी का मैं क्या करूं। ये रात उसके लिए अंधेरे का एक और पड़ाव थी। उसने इंटरनेट पर बॉडी कैसे ठिकाने लगाएं ये सर्च किया, जिसके बाद उसे आफ्ताब केस की वीडियोस दिखी, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। ये देखने के बाद मुक्ति रंजन को भी एक डरावना आइडिया आया। के बाद अगले दिन मुक्ति रंजन मार्केट गया और वहाँ से एक धारदार चाकू खरीद कर लेके आया और जब वापस घर आया तो उसने महालक्ष्मी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तक उसका जुनून उसे छोड़कर डर में बदल चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। पता चल चुका था कि वो जो ये कर रहा है अब उसके बस की बात नहीं रही। इसलिए उसने महालक्ष्मी के बॉडी के टुकड़े फ्रिज में डाले और वहाँ से भाग गया। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कत्ल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सबक है हमें समझाने के लिए कि प्यार और जुनून के बीच की लकीर कभी कभी इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान अपने होश खो देता है। हर रिश्ते में विश्वास और संवाद ज़रूरी होते हैं, वरना गुस्सा और धोखे का अंजाम हमेशा तबाही लाता है। तो दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हम सबको ये याद दिलाती है कि गुस्सा और जुनून कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। धन्यवाद।